हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग राइटिंग टास्क 2 का बैंड डिस्क्रिप्टर देखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट एस्पिरेंट्स राइटिंग में 7 बैंड टारगेट करते हैं, बट उनका 6 बैंड आता है या 6 से कम आता है। एंड देयर इज अ रीजन। हम लोग इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं एट द एंड ऑफ द वीडियो। सी, राइटिंग में अगर आप प्रिपरेशन करना जा रहे हो, देन आई वुड सजेस्ट गो फॉर 8 बैंड। बिकॉज अगर आप 7 बैंड के लिए टारगेट कर रहे हो, देन देर इज अ वेरी लेस गैप बिटवीन 7 and 8 बैंड। अगर हम कहते हैं गैप कम है, देन व्हाई नॉट टू प्रिपेयर फॉर 8 बैंड। एंड सर्टेनली we will get at least 7 or 7.5 band in the examination. So the thing is कि 8 बैंड को अगर हम आज यहाँ पे देखें, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बैंड डिस्क्रिप्टर में ये चाहते क्या है, इन्होंने ये डिफाइन कर रखा है। इन आईलेट्स जो आपको मार्किंग दिया जाता है वो आपके 4 चीजों पे दी जाती है राइटिंग में। एक आपका टास्क रेस्पॉन्स। अगर आप ऊपर देखोगे हॉरिजेंटली एट द टॉप, ये लिखा हुआ है टास्क रेस्पॉन्स, कोहेशन एंड कोहेशन, लेक्सिकल रिसोर्स, योर ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। नाउ इंडिविजुअली एक एक के बारे में बात करेंगे एंड रिलेटेड टू 8 बैंड ओनली। ओके, नाउ 8 बैंड के बारे में अगर बात करें तो इन द फर्स्ट लाइन इन टास्क रेस्पॉन्स इन 8 बैंड सेक्शन, इट्स रिटन द prompt is appropriately and sufficiently addressed। सिर्फ इसी लाइन पे फोकस करते हैं, अंदर नहीं जाते हैं, बिकॉज ये बहुत ही छोटा वीडियो आज हम बनाने वाले हैं। नाउ व्हाट डज इट मीन appropriately and sufficiently addressed? नाउ जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, आई मीन जो भी आपको ऐसे दिया गया है लिखने के लिए, तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि जो भी उसमें है, उस जो भी आपने आइडिया अपना लिखा है उसको आप सपोर्ट करिए, उसमें एग्जाम्पल दीजिए, और अप्रोप्रिएटली होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी लिख दिया, इट्स नॉट लाइक दैट। ना केवल आप 250 वर्ड्स पे फोकस करेंगे, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम आई सजेस्ट माय स्टूडेंट टू गो फॉर रेंजिंग बिटवीन, राइट समथिंग रेंजिंग बिटवीन 250 टू 280 वर्ड्स। अगर आप कंप्यूटर बेस के लिए जाते हैं तो इट्स वेरी इजी, यू नीड नॉट टू काउंट द वर्ड्स। ऑलरेडी उनका टेक्स्ट एडिटर बहुत ही बढ़िया आईडीपी वालों ने बना रखा है, जिसमें आप आराम से, आपको काउंट नहीं करना पड़ता और 250 टू 280 वर्ड्स आप लिख सकते हो। नाउ द थिंग इज कि अगर आपने सफिशिएंटली आपने आइडिया को एड्रेस किया है, फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं कि पोल्यूशन से रिलेटेड कुछ उन्होंने आपका ऐसे है, तो उसको आपको सपोर्ट करना है कि वाई दिस इज सो। उसको आपको एग्जाम्पल देना है कि हाँ भाई, हमारे शहर में देखो इतना ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, और ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल, और ड्यू टू बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड ऑल। आगे चलते हैं, कोहेशन कोहेशन के बारे में बात करते हैं, तो इसमें ना केवल ये लिखा हुआ है द मैसेज कैन बी फॉलोड विथ ईज। आई एम नॉट गोइंग मच इनटू डिटेल, जैसा कि मैंने पहले कहा है, सिर्फ ऊपर ऊपर समझा रहे हैं अभी फिलहाल। कोई भी चीज आप लिखिए तो इजी अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि नाम पता पहले लिख दिया, नाम बाद में लिख दिया। इट्स नॉट लाइक दैट। सिस्टमेटिक वे होता है लिखने का कि सामने वाले बंदे को समझ में आ जाए। जितना आसान सामने वाले के लिए होगा, उतना उतने अच्छे से एग्जामिनर आपको बैंड स्कोर दे सकता है। नाउ द थिंग इज, कोहेशन कोहेशन में आपके कोहेसिव डिवाइसेस आते हैं। कोहेसिव डिवाइसेस जैसे कि वी यूज, अगर आपको एग्जाम्पल देना है तो उसके लिए आप 2-3 यूज कर सकते हो कोहेसिव डिवाइसेस। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंट, टू इलस्ट्रेट दिस। तो और वो भी अपने ऐसे में अलग अलग यूज करिए। रीजन वाई एक ही मत यूज करिए। आई मीन टू से दैट कि आप 4 बार फॉर एग्जाम्पल मत लिखिए। इंस्टेड एक बार आप फॉर एग्जाम्पल आप लिखो। ये रिपीटिशन ऑफ वोकैब्स या लेक्सिकल रिसोर्स यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये लैक ऑफ कोहेसिव डिवाइसेस से ये शो करता है बेसिकली। अगर आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो तो हाउएवर लिख सकते हो, आप नेवरदलेस लिख सकते हो। तो दीज आर द कोहेसिव डिवाइसेस। उसके अलावा आगे चलते हैं लेक्सिकल रिसोर्स में। तो लेक्सिकल रिसोर्स में बात करते हैं तो इट्स रिटन अ वाइड रिसोर्स इज फ्लुएंटली एंड flexibly used to convey precise meaning. Now, what does it mean, precise meaning? Okay. So suppose in your letter, if you're describing your friend कि हाँ भाई हम बीच पे गए, और बीच पे हमने कुछ एक्टिविटी की, एंड देन आफ्टर अपने फैमिली या क्लोज वन के साथ वॉक किया, समथिंग लाइक दैट। इफ यू डिस्क्राइबिंग अबाउट अ बीच,
देन अब आपका लेक्सिकल रिसोर्स बात करें तो बीच, जैसे ही आपके दिमाग में बीच आया, देन बीच गियर आना जरूरी है। एंड व्हाट डज इट मीन बीच गियर? आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्राइब ओवर हियर। हम इसके बारे में एक लेक्सिकल रिसोर्स का अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें बीच गियर बताएंगे, बट फिर भी एक ओवरव्यू दे देते। बीच गियर वो होता है जिसमें कि आपके बीच से रिलेटेड सामान आते हैं, ठीक है। तो आई मीन टू से यहाँ पे आप शो कर रहे हो कि हाँ भाई आपके पास वोकैब कमी नहीं है, ठीक है। यू आर शोइंग दैट यू हैव एडवांस वोकैब्स विथ यू, ओके। उसके अलावा अगर बात करें कि वॉक कर रहे हो वहां पे बीच के अलोंग अलोंग द बीच, इफ यू आर हैविंग अ वॉक विथ योर क्लोज वंस, देन वॉक करने के भी 7 से 8 पैटर्न होते हैं। एक मींडरिंग होता है। व्हाट डज इट मीन मींडरिंग? मींडरिंग मतलब होता है कि भाई बिना किसी सोचे समझे, हाँ भाई बस चले जा रहे हैं वॉक करते हुए, जो कि हम अक्सर करते हैं बीच के आसपास के एरिया पे। So this is showing your lexical resource. Suppose if you are describing about आप किसी स्पीकिंग में आप हो और आप डिस्क्राइब कर रहे हो कि हाँ भाई यू वेंट फॉर अ जर्नी एंड द एग्जामिनर आस्क्स यू लाइक टेल मी अबाउट अबाउट हाउ यू रीच दैट प्लेस एंड ऑल। तो आप डिस्क्राइब करो कि हाँ भाई हम ट्रेन से गए थे, तो आप वहां पे यूज कर सकते हो। इफ यू आर ट्रेवलिंग यू नो via first class, second class, or third class, something like that, in AC section. Then a person over there, standing and helping you out with your pillows and quilt. तो वहां पे वो पर्सन को क्या बोलते हैं? We call them porter, Porter. And the same word we use for somebody who is helping us in the medical facility, in the hospital, who are taking us, जो कि हमें ले करके जाता है एमआरआई के लिए, हमारे ब्लड टेस्ट के लिए, एक व्हील चेयर पे हमें बैठा करके, फॉर एग्जांपल इफ यू वेंट टू हॉस्पिटल एनी हाउ, तो वी ऑल्सो कॉल हिम पोर्टर। तो पोर्टर इज सिंपली अ हेल्पर। So instead of writing a helper, why not, or instead of saying a helper, why not to say a porter? तो लेक्सिकल रिसोर्स भी बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। I'll just make a video onto it in the upcoming videos, okay, and I'll upload it. Now moving on to ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। नाउ ग्रामेटिकल रेंज तो यहाँ पे भाई आपको शो करना पड़ेगा अगर आप बैंड 8 के लिए टारगेट कर रहे हो। आपको ना केवल सिंपल सेंटेंसेस बनाने हैं, आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स यूज करने हैं। उसके बाद आपको अलग अलग फ्रेजेस यूज करने हैं, जैसे कि एडवर्बियल फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, एंड यू हैव टू ऑल्सो इंट्रोड्यूस विथ this adjective plus now sorry adverb plus adjective combinations are there, and we have adjective plus noun combinations are there। तो बहुत कुछ है ग्रामेटिकल रेंज में ना। आपके पैसिव वॉइसेस भी आते हैं, आपके कंडीशनल क्लॉजेस आते हैं कि कहाँ पे आप लिख सकते हो। तो ये तो है अबाउट ग्रामेटिकल रेंज जो आपको शो करना है। यानी अगर आपने ग्रामर की अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको एग्जैक्टली और इसके अलावा आपने राइटिंग में सोच करके रखा है कि हाँ भाई प्लान करके कि हाँ भाई इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो कहाँ पे कौन सा ग्रामर आप यूज कर सकते हो। एक्यूरेसी की जहां तक बात करें तो फिर आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली प्रिपोजिशंस में। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट 3-4 चीजों में मिस्टेक करते हैं। एक प्रिपोजिशन का मिस्टेक करते हैं, एक आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मिस्टेक करते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जहां पे इंप्रूवमेंट एरिया है। फिर एक जनरलाइजेशन होता है, वहां पे मिस्टेक करते हैं। अब जनरलाइजेशन के बारे में भी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जब ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी के बारे में बात करते हैं। तो अगर इन चीजों का ध्यान रखा जाए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रिपरेशन और बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, बिफोर you're booking the slot for your IELTS, then easily, I would say easily achievable this 8 band in your writing task too. Thank you so much for watching this video.